हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि हमले के बाद गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। यानी इसका कनेक्शन कैसे जोड़ रहे हैं, यानी देखिए जो मैं कह रहा था सिंपैथी वाली बात, वो क्या कह रहे हैं कि गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी। हमले और ईरान कनेक्शन पर ट्रंप ने अनिभिज्ञता जताई है। कनेक्शन पर अब तक कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, जांच जारी है। क्या कोई कनेक्शन ईरान से निकलता हुआ नजर आ रहा है उस शख्स का, इस बिंदु पर भी जांच जो है वो चल रही है, जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। क्या कहा है हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched and I was very, very impressed by that. But we were, First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up. यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोलीबारी मुझे ईरान के खिलाफ जंग से नहीं रोक पाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे इसमें मजा आता। ये रात काफी उथल पुथल वाली रही। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें ईरान जंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें जान का खतरा है, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है उसको लेकर भी चुप्पी साधते हुए नजर आए, क्योंकि एक माहौल उनके खिलाफ भी देखने को मिल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो ये कहते हैं कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, वो कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन उससे नहीं है, लेकिन जांच जारी है। अब आप यहां समझिए कि इस डिनर में सिर्फ अकेले डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, इसमें कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी, वो भी आपके सामने हम जल्दी से रख देते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो सभी खास लोग हैं, ये सभी वो माननीय लोग हैं जिन्हें बुलाया गया था, और मुख्य अतिथि के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप थे जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस जो अपनी जान बचाकर सबसे पहले भागते हुए नजर आए थे, वो तस्वीर दिखाई। ये तीनों मौजूद थे। साथ ही साथ काश पटेल जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी, ये भी मौजूद थे, कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी, शॉन डफी जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी हैं, और तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये लोग भी मौजूद थे। और 3 लोग थे जिसमें स्टीवन चेंग जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री, और पीट हेग्सेथ जो कि रक्षा सचिव, ये सब लोग मौजूद थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये गोलीबारी की जगह कोई बम मार देता तो क्या होता। ये तमाम बड़े नाम, ये तमाम बड़ी हस्तियां खत्म होती हुई नजर आती। डोनाल्ड ट्रंप हो, मेलानिया ट्रंप हो, जेडी वेंस हो, काश पटेल हो, स्कॉट बेसेंट हो, कैरोलिन लेविट हो, सीन डफी हो, या फिर तुलसी गबार्ड, या फिर स्टीवन चेंग, या मार्को रूबियो, सबकी जान अटकी हुई थी।
पीट हेग्सेट से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वेंस, सबको बचाने का काम किया गया। पहले रोनाल्ड और अब डोनाल्ड किस तरह से निकलकर सामने है, वो तस्वीर आप देख ही चुके हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी आप समझ चुके हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका कनेक्शन, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, उसकी तरफ इशारा भी कर रही। कैसे, वो समझिए। कहा जा रहा है कि जब जब डोनाल्ड ट्रंप परेशानी में होते हैं तब तब इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। चुनाव जीतना था, क्या हुआ, हमला हो गया। मिड टर्म चुनाव है, हमला हो गया। एप्स्टीन फाइल था, ईरान से जंग में कूद पड़ा अमेरिका। ये कनेक्शंस क्या बताते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही हैं कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ प्रयोग है, संयोग नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह हमला संयोग था या संयोग की आड़ में बड़ा प्रयोग। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी नहीं भूलना चाहिए दर्शकों, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रहा, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच नए तनाव का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। 8 अप्रैल के बाद सीधा संघर्ष थमने के बावजूद अब नाकेबंदी और धमकियों ने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया, और ट्रंप के आदेश और ईरान की सैन्य तैयारी ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। हॉर्मुज पर इस वक्त ईरान और अमेरिका आर पार है। तनाव बढ़ चुका है, समुद्री रास्ते पर संकट मंडरा रहा है। अमेरिका ईरान टकराव जो है वो सबके सामने है, खतरनाक रूप ले चुका है। नाकेबंदी के बीच वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये जो चौंकाने वाली तस्वीर आप मेरे पीछे देख रही हैं सामने आई है। ईरानी नाव पर तुरंत कार्रवाई हो, यह आदेश दिया गया है, जिसको लेकर ईरान ने भी साफ कहा है कि आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी जवाब देना जानते हैं। यानी आर्थिक दबाव बनाम रणनीतिक प्रतिरोध की जंग तेज है। दुनिया पर ऊर्जा संकट और मंदी का खतरा मंडरा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। अप्रैल के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन तनाव कभी खत्म नहीं हुआ। संघर्ष विराम के बाद उम्मीद थी कि हालात सामान्य होंगे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब लड़ाई हॉर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित हो गई है, जहां नाकाबंदी जैसी स्थिति बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री आवाजाही लगभग ठप है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। हालात तब और गंभीर हो गए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि अगर कोई ईरानी नाव हॉर्मुज में बारूदी सुरंग लगाते हुए दिखे तो उसे तुरंत निशाना बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया कि उनके सैनिक गुफाओं में तैयार बैठे हैं। इस बयानबाजी ने तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है कि नाकेबंदी से ईरान को हर दिन करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान वर्षों से प्रतिबंधों के कारण पहले से दबाव झेल रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों ने सैन्य रूप से अपनी सीमाएं परख ली हैं और अब कोई भी पक्ष निर्णायक जीत की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर कोई रास्ता बचता है तो वो बातचीत और शांति, क्योंकि अगर ये गतिरोध लंबा खिंचा तो इसका असर सिर्फ दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया के तनाव वाले नक्शे पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। बयानबाजियों के दौर चल रहे हैं और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के पुराने जख्म यानी ऑपरेशन ईगल क्लॉ को कुरेद दिया है। क्या है यह ऑपरेशन और क्यों ईरान ने इस तरह की हरकत की, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। ये वही मिशन है जिसे अमेरिका अपनी ताकत मानता था, लेकिन जो इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी सैन्य नाकामी बनकर दर्ज हो गया। ईरान की हालिया बयानबाजी में दावा किया गया कि उनके क्षेत्र में अमेरिका से जुड़ी सेनाओं को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और इस बार इस्फहान का जिक्र भी सामने आया, लेकिन असली सियासी तापमान बढ़ा है होर्मुज स्ट्रेट में, जहां समुद्री रास्तों पर तनाव, जहाजों की रोक-टोक, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। और इसी बहस के बीच फिर सामने आया एक पुराना नाम, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिका का वो मिशन जो दुश्मन से नहीं, रेगिस्तान और मौसम से हार गया था। अप्रैल 1980 ईरान बंधक के संकट के दौरान अमेरिका ने एक हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। मकसद साफ था, तेहरान में फंसे अमेरिकी बंधकों को छुड़ाना। लेकिन मिशन इतना जटिल था कि मैदान में पहुंचने से पहले ही किस्मत बदल गई। रेगिस्तान में डेजर्ट 1 नाम की एक जगह C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, RH-53 हेलीकॉप्टर और बीच में अचानक उठी धूल भरी आंधी। कुछ हेलीकॉप्टर लौट गए, कुछ खराब हो गए और मिशन वहीं रुक गया। और फिर हुआ वो हादसा जिसने अमेरिका को हिला दिया। एक हेलीकॉप्टर और ईंधन विमान की टक्कर, धमाका और 8 सैनिकों की मौत। ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया और दुनिया ने देखा एक सुपर पावर की सबसे बड़ी ऑपरेशनल विफलता। आज वही पुराना ईगल क्लॉ फिर चर्चा में है। कभी रणनीति की कहानी था, अब इतिहास का सबब बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ था क्या और क्यों अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा असफल मिशन माना जाता है, ये भी आपको समझाते हैं। ये यूएस आर्मी की काबिलियत पर एक गहरा धब्बे जैसा है। ऐसे में ईरान ने फिर से उस ऑपरेशन की याद दिलाकर अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ क्या है और इसे क्यों ईरान ने कुरेदा है, वो समझिए। ये दरअसल 1980 की बात है जब इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी और तेहरान यूएस एम्बेसी आपको नजर आओगा। सुपर पावर सेना जो है, इस वक्त जिन लोगों को छात्रों ने बंधक बनाया था उन्हें निकालना था। तेहरान में बंधक बनाया गया अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाना, यह मकसद था इस ऑपरेशन का। ईरान में छुपकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन यह सब कुछ उल्टा होता हुआ चला गया। वो कैसे, वो समझिए। हुआ यह कि एक हेलीकॉप्टर भेजा गया और इस पूरे रेगिस्तान में वो हेलीकॉप्टर धूल भरी आंधी की वजह से खराब होता हुआ नजर आया। बिना सीधे युद्ध के रेस्क्यू मिशन पूरा करना इस मिशन का उद्देश्य था। C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्टर विमान और एक हेलीकॉप्टर, उसका नाम था RH-53D, उसका इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी डेल्टा फोर्स कमांडो उसमें तैनात थे। मकसद एक ही था, यूएस नेवी सपोर्ट के जरिए जो लोग बंधक बनाए गए हैं उन्हें छुड़ाया जा सके। पहला चरण था कि रेगिस्तान में डेजर्ट 1 पर लैंडिंग करना। ये जो डेजर्ट 1 आप देख रहे हैं, यहां पर लैंडिंग करना, ये प्लान का हिस्सा था। दूसरे चरण में ईंधन भरकर
आगे बढ़ना कहां पर? तेहरान यूएस एम्बेसी जो आप देख रहे हैं, और तीसरे चरण में तेहरान के पास गुप्त मूवमेंट, मतलब बिना किसी को जानकारी लगे धीरे धीरे बढ़ना और जो लोग फंसे उन्हें वापस लेके आना। दूतावास पर हमला करके, और जो बंधक बने हैं लोग हैं करीब 60 से ज्यादा की संख्या थी, 66 लोगों के आसपास की संख्या थी, जिन्हें 270 दिन के बताया जा रहा कि बंधक बनाकर रखा गया था। कम दृश्यता और तकनीकी खराबी जो देखने की वजह से, उसकी वजह से पूरे मिशन में बाधा आ गई। हेलीकॉप्टरों का साथ छोड़ना पड़ा, और हुआ यह कि जो हेलीकॉप्टर थे वो C-130 के साथ भिड़ते हुए नजर आ गए, और उसकी वजह से पूरी कहानी खराब होती हुई नजर आई, पूरा ऑपरेशन फेल होता हुआ नजर आया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।